बेटा इस समय हम लोग, जैसा कि आप सभी को ध्यान ही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स स्टडी कर रहे थे। इसमें से हम ये सीख रहे थे कि एक से ज़्यादा संधारित्रों को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी हमने देखा। और कैपेसिटर्स का एक टाइप का कॉम्बिनेशन लास्ट क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं, इसका नाम था सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने चार्ज का, पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस के तीनों के रूल्स बनाए। चार्ज का रूल क्या बना? चार्ज का रूल बना कि सारे कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट पोटेंशियल का रूल क्या बना कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन होता है ऑन यूनिट चार्ज। तो हमको क्योंकि हर कैपेसिटर में से पास होना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को पास कराने के लिए हर कैपेसिटर में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, इसलिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर एक को मिला V1, दूसरे को V2, तीसरे को V3, तो तीनों का जो सम होगा वो नेट पोटेंशियल के इक्वल आएगा। एंड नेक्स्ट कैपेसिटेंस का रूल क्या बना? कैपेसिटेंस का रूल बना कि जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइंड करेंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा ना, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस से हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर आपने 3 कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं सीरीज में, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू उन 3 कैपेसिटर्स में जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे छोटा होगा, सबसे वैल्यू कम होगी, उससे भी कम वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आती है। हमने लास्ट क्लास में बताया भी, जैसे एक आपने 10,000 का लगा दिया, 10,000 माइक्रोफैरेड का, और एक आपने 1 माइक्रोफैरेड लगा दिया सीरीज में, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो दोनों में से जो सबसे छोटा है, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड, उससे भी छोटी वैल्यू आपको मिला करेगी। सो दीज आर द रूल्स फॉर चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कनेक्शन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का समांतर संयोजन। अब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उनको समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आई विल मेक अ फिगर और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, ये कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने ऐसा समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट का नाम A है और इस वाले पॉइंट का नाम B है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉम्बिनेशन हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच करते हैं। जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था उस समय भी हमने 2 पॉइंट्स के बीच में किया था, A और B लिए थे। आज भी हम 2 पॉइंट्स A और B लिए ले रहे हैं। हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, दिस विल बी डन बिटवीन ओनली 2 पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट्स आर A एंड B। ओके, और ये 3 कैपेसिटर्स आई हैव कनेक्टेड देम इनटू पैरेलल। पैरेलल मतलब जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, रेल होती है ना, रेल आप समझते हैं? देखिए, रेल का मतलब पटरियां होती हैं। ठीक है, रेल का मतलब वो नहीं होती जो उसके ऊपर चलती है, वो रेल गाड़ी होती है। रेल का मतलब पटरियां होती हैं। तो आपने जब रेलवे ट्रैक देखा होगा, उसमें देखा है कि दोनों ट्रैक आपस में सब बराबर डिस्टेंस पर चलते हैं, तो वो दोनों जो पटरियां होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने इन्हें कनेक्ट किया। मान लेते हैं कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं। इनमें से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है,
और इसका कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3। ओके, अब इन्हें हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलिए पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर और ये थर्ड कैपेसिटर है। तीनों कैपेसिटर्स में आप देखें दो दो प्लेट्स होती है एक कैपेसिटर के पास में। तीनों कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, इस कैपेसिटर की ये प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट, तीनों का कनेक्शन देखिए एक पॉइंट से किया गया है और वो पॉइंट है पॉइंट ए। और तीनों कैपेसिटर्स की जो सेकंड प्लेट है ये देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। आप देखें तीनों की सेकंड प्लेट्स का कनेक्शन हमने एक दूसरे बिंदु से किया है और उस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से तथा उनकी दूसरी प्लेटें एक दूसरे बिंदु से जुड़ी होती हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आई होप कि समझ में आ गई बात आपको कि सब में दो दो प्लेटें हैं, आप सबकी एक एक प्लेट में तार लगाइए और सबको ले जाकर एक जगह कनेक्ट कर दीजिए। सबकी दूसरी प्लेट्स जो हैं उनमें सब में एक एक वायर फिट करिए और उन सबको जाकर एक जगह पर मरोड़ दीजिए, तो दो तार बनेंगे। उसके बाद इन दो को फिर आप आगे अपनी बैटरी कनेक्शन के लिए ले जा सकते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं इसको एक लाइन में नोट कर लेता हूं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट एक दूसरे बिंदु से दूसरी प्लेट एक दूसरे बिंदु से जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ये समांतर संयोजन है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की एक एक प्लेट एक बिंदु से और जो दूसरी प्लेटें होंगी वो एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट एक दूसरे बिंदु से जोड़ी जाती है। इसमें आप एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं ऐसे कि इसमें अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक बिंदु ए से अगले बिंदु बी तक जाइए, संधारित्रों का समांतर संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच किया जाता है उन दो बिंदुओं में से अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाइए, तो जब आप बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे होंगे तो आपके पास यहां पर फिलहाल तीन रास्ते हैं। आप चाहें तो इस रास्ते से चलकर ऐसा बी तक पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो ए से चलेंगे और इस रास्ते से जाकर के भी बी तक पहुंच जाएंगे, आप चाहेंगे तो ऐसा चलेंगे और इस रास्ते से भी बी तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यूं कि अगर तीन संधारित्र श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और जिन दो बिंदुओं के बीच हमने ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है
उन दो बिंदुओं में से अगर आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि तीनों संधारित्र पार करें। श्रेणी क्रम में आपने देखा था कि अगर हमें एक बिंदु ए से बी तक जाना होता है तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें तीन के तीनों संधारित्र पार करने होते हैं, या चार जुड़े हैं तो चार पार करने हैं, जितने संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं सबको आपको पार करना पड़ता था। बट इन पैरेलल देयर इज नो एनी कंडीशन, देयर इज नो एनी कंपल्सेशन कि आपको हर कैपेसिटर पार करना पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते से जाना चाहते हैं देन यू कैन गो, और अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो केवल आपको C1 पार करना पड़ेगा, C2 C3 पार करने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? यू नीड नॉट गो थ्रू C2 एंड C3 जब आप C1 के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप C2 के थ्रू जा रहे हैं, इस सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं, तो आपको केवल C2 को पार करना है, C1 और C3 को पार करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप केवल C2 को पार करिए, B पर पहुंच जाएंगे आप। और अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस पाथ देन यू नीड नॉट गो थ्रू C1 एंड C2, जरूरत ही नहीं है आपको। आप C3 से चल के जाएंगे और B तक पहुंच जाएंगे। तो समांतर संयोजन में, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जिन दो बिंदुओं के बीच संयोजन हुआ है उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आपको सभी संधारित्रों को पार करने की जरूरत नहीं है। केवल एक संधारित्र पार करके भी आप बिंदु, एक संधारित्र पार करके ही आप बिंदु बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये समांतर संयोजन होता है। तो हम चाहें तो इसी चीज को एक और तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्या हम लिखेंगे? समान संधारित्रों के समांतर संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच होता है उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए हमें सभी संधारित्रों को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं इसके बारे में और संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में जिन दो बिंदुओं के बीच संयोजन हुआ है उनमें से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में सभी संधारित्रों को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सभी संधारित्रों को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। सभी संधारित्रों को पार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जिन दो बिंदुओं के बीच संयोजन हुआ है उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सभी संधारित्रों को पार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक
कॉम्बिनेशन अगर हमने ऐसा बनाया हुआ है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया है ए और बी के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, सपोज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज V, दिस इज C1 C2 एंड C3। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लस बैटरी का पॉजिटिव, अगर इस इधर वाली लाइन में देखें ए और बी के बीच दो रास्ते हैं, एक ये ऊपर से और एक नीचे की ओर से, तो अगर नीचे वाले रास्ते में पहले देखें तो ये जो फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C3, फर्स्ट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका नेगेटिव भी यहाँ कनेक्ट है तो नेगेटिव यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कैपेसिटर जो C3 होगा, C3, ठीक है। और इधर देखिए, पहले हम समांतर उसको क्लियर कर देते हैं आपको। जब आप इधर से जाएंगे, देखो जब आप इधर से जा रहे हैं B तक, तो केवल आपको C3 पार करना पड़ेगा, C1 और C2 में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन जब आप इस रास्ते से जा रहे होंगे तो आपको C1 भी पार करना पड़ेगा, C2 भी पार करना पड़ेगा, तब आप B तक पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है C1 और C2 आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि जब हम ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं तो हमको दोनों को पार करना पड़ता है। देन C1 एंड C2 आर इन सीरीज। हम क्या बोलेंगे कि संधारित्र C1 और C2 परस्पर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ओके, C3 के बारे में क्या ख्याल है आपका? C3 को हमने देखा, तो अगर हम इधर से निकल जाते हैं तो C1 और C2 से हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है C3 समांतर क्रम में लगा है। किसके? क्या C3 C1 के समांतर में है? क्या C3 C2 के समांतर में है? आंसर है नहीं। ना तो C3 C1 के पैरेलल है, ना तो C3 C2 के पैरेलल है। जो C3 है वो C1 और C2 के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। देखिए, ध्यान से देखिए, जो C3 है वो C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी पैरेलल है। ये एक चीज आपको याद रखनी है। तो C3 C1 और C2 में से किसी एक के पैरेलल है, ऐसा नहीं है। C3 C1 और C2 के संयोग, उसके कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। ओके, C1 और C2 सीरीज में है, C3 C1 और C2 के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करिए तो इसका पोटेंशियल, ये पोटेंशियल यहां तक पहुंच जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल यहां तक पहुंच जाएगा, तो C3 के दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? सेम पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल है। लेकिन जब इस रास्ते पर देखोगे तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कहां पहुंचेगा? यहां तक। इसका नेगेटिव पोटेंशियल कहां पहुंचेगा? यहां तक। तो यहां पर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। याद रखिए, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इस संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ऐसा नहीं है। इस संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगा। तो किन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा? आंसर है इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो इनका क्या होगा? इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पूरे V का कुछ पार्ट होगा। अगर पूरा 12 वोल्ट है तो ये 7 वोल्ट और 5 वोल्ट भी हो सकता है, ये 6 वोल्ट और 6 वोल्ट भी हो सकता है, ये 4 वोल्ट और 8 वोल्ट भी हो सकता है। उस पूरे पोटेंशियल का कुछ पार्ट होगा। तो अगर इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल V1 है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V2 है, और पूरा यहां से यहां तक का पोटेंशियल V के इक्वल है, तो फिर यहां V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2। इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों का सम ही बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो यहां इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, लेकिन यहां इनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो पाएगा। ओके, आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। तो अब इसको हम हटा देते हैं
और यहाँ पर फिर से आ जाते हैं वापस, और इसको हम, ये जो हमारा सर्किट है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ज़रा इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, देखिए इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V हमने मान लिया कि V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ठीक है, अब 1 बाय 1 चार्ज रूल, पोटेंशियल का रूल और कैपेसिटेंस का रूल हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले सबसे इजी हम चार्ज के लिए रूल बनाना चाहते हैं कि चार्ज के लिए क्या रूल बनेगा। ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, विच इज डन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, इट हैज टेकन टोटल Q चार्ज फ्रॉम द बैटरी। हमने ये मान लिया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना पूरा हमारा, इस कॉम्बिनेशन ने बैटरी में से Q चार्ज को खींचा। भाई कॉम्बिनेशन है, वो बैटरी से कुछ चार्जेस खींचेगी। सपोज द टोटल कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट A एंड B हैज ड्रॉन चार्ज Q फ्रॉम द बैटरी। इसने बैटरी से टोटल Q चार्ज खींचा। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जब ये Q चार्ज यहां से चला, यहां पर आया, चल के यहां पहुंचा, दिस इज अ जंक्शन। जंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधि। जंक्शन किसको बोलेंगे? हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस समय मैं वापस इस पे आऊंगा, जंक्शन किसको कहते हैं, और वहां पर आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हम जंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हमको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसलिए केवल मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं। तो यहां एक जंक्शन मिली। अब ये जंक्शन जब यहां मिली तो चार्ज यहां तक पहुंचा। अब इसको इधर भी जाने का एक कंडक्टर पाथ दिख रहा है, यहां भी एक कंडक्टर पाथ है, इधर भी जाने का कंडक्टर पाथ दिख रहा है। तो ये जो Q चार्ज है ये इधर भी चला जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी चला जाएगा। इसका मतलब Q में से क्या पूरा का पूरा Q इधर जाएगा? आंसर इज नो। पूरा का पूरा Q इधर, पूरा का पूरा Q इधर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, अगर एक बड़ी पाइप में से पानी ऐसा जा रहा है और आगे जाकर आपने उसमें छोटे छोटे 3 पाइप लगा दिए, तो क्या पूरा का पूरा पानी एक पाइप में से ही चला जाता है? ये तीनों पाइप्स में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। आंसर है तीनों पाइप में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। यहां से पूरा पानी ऐसे गया और 3 पाइप उन्हें में आपने कनेक्शन दिए हैं, तो तीनों पाइप में थोड़ा थोड़ा पानी चला जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से Q चार्ज गया है तो थोड़ा चार्ज इधर चला जाएगा, थोड़ा चार्ज इधर चला जाएगा और थोड़ा सा चार्ज इधर चला जाएगा। उसी Q के छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि इधर की तरफ Q1 चार्ज गया, इधर की तरफ Q2 चार्ज गया और इधर की तरफ Q3 चार्ज गया। तो इसके पास Q1 चार्ज आ गया, इसके पास Q2 चार्ज आ गया और इसके पास Q3 चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमने मान लिया। तो इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला? Q1। इस कैपेसिटर को कितना मिला? Q2। और इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला? Q3। इधर जो नेगेटिव प्लस चार्ज रिपेल हुआ वो यहाँ से ऐसा आएगा, क्योंकि इस पे जब ये प्लस जाएगा तो ये इसके माइनस खींचेगा, प्लस रिपेल करेगा। आप सब समझ चुके हैं। वो प्लस यहाँ में से यहाँ आ जाएगा, या यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से, और फिर जंक्शन पर तीनों मिल करके आगे चले जाएंगे और प्लस बैटरी में एंटर कर जाएगा, जो कि जाना चाहता है वो। तो ओके, तो हमको क्या समझ में आया चार्ज के बारे में? चार्ज के बारे में हमें एक बात समझ में आई कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश संधारित्रों में समान पहुंचता है या बट जाता है। देखो, सबको बराबर बराबर चार्ज मिला है या सब में चार्ज थोड़ा थोड़ा बट गया है? तो आंसर है सब में चार्ज थोड़ा थोड़ा बट गया है, सबको बराबर नहीं मिला। ठीक है,
ओके, तो हम ये रूल यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और चार्ज किसके अकॉर्डिंग अलग अलग जाएगा? वो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जाएगा। देखो, इनमें से जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, C1, C2, C3 में से जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो चार्ज ज्यादा खींच लेगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वो चार्ज कम खींचेगा। और ये बड़ा सिंपल है, एक बड़ा सा पाइप आता है, उसमें आपने ये 3 पाइप्स लगाए हुए हैं। अब उन 3 पाइप्स में जिस पाइप का एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा पानी चला जाएगा, और जिसका एरिया बिल्कुल छोटा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। समझ आ रहे हैं आपको? और ये बड़ा सिंपल है कि अगर एक ही जगह पर बहुत सारा एक ही जगह पर पूरा खाना रखा है और आपको निकाल अपने आप खाना है, तो जाहिर सी बात है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो 3 रोटी खा जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो 2 खा पाएगा, जिसकी और कैपेसिटी कम होगी वो 1 ही लेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कि चार्ज किसमें ज़्यादा जाएगा, चार्ज बट गया ये तो हमको मालूम है, लेकिन किसके पास चार्ज ज़्यादा जाएगा, किसके पास चार्ज कम जाएगा, ये डिपेंड किस पर करेगा? कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज भी ज़्यादा चला जाएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके पास चार्ज भी कम जाएगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप कि अब ये बात आपको समझ आ गई है। तो हम इसको नोट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश सभी संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुसार, अभी मैंने बताया ना जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसमें कम चार्ज जाएगा, तो उनकी धारिताओं के अनुसार बट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अब आप फिर से एक चीज़ देखिए, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आया? Q। इस रास्ते में Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 चला गया। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है देन वी वांट टू सेट एन इक्वेशन फॉर चार्ज। क्या सेट करेंगे इक्वेशन? Q एक तरफ से आया, Q1, Q2, Q3 में वो बढ़ गया, तो हम इस इक्वेशन इसकी सेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि Q के ही तो तीनों पार्ट हैं, तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो Q मिल जाना चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे पहले वोल्टेज का रूल लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हटा देते हैं। आई होप कि ये समझ में तो आ ही गया है आपको। अब हम वोल्टेज के लिए रूल बनाते हैं। ठीक है, देखिए पोटेंशियल के लिए रूल क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। पोटेंशियल के लिए देखिए बेटा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एक एक को देखेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस रास्ते में आके डायरेक्टली इस कैपेसिटर की इस प्लेट से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसका मतलब इस कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आंसर है दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना,
जितना कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी आपने यहां पर समझा हुआ था। फिर से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा है कि नहीं, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल is directly connected to this plate of this capacitor, so the potential of this plate of this capacitor is equal to the this terminal of battery। अब इसका पोटेंशियल इसके इक्वल, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। ओके, अच्छा, अब फिर इसको देखिए सेकंड वाले को। बउआ इसमें भी तो आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सो इट्स पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल। इस प्लेट का वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और नेगेटिव टर्मिनल सीधे इस प्लेट से जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आंसर है उतना ही जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, इसलिए इस संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V। अगर डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, अभी मैंने यहाँ एक फिगर बना के आपको दिखाया था, तो जिसमें डायरेक्ट जुड़ा था उसके बीच वही पोटेंशियल पहुंचता है जो बैटरी का होता है, और जो डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं उनमें बैटरी का पोटेंशियल नहीं पहुंचता है। लेकिन यहां तो आप देखिए ये वाला दोनों की प्लेट्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। सिमिलरली इसको आप देखें ध्यान से, ये वाली प्लेट का कनेक्शन, ये कंडक्टर 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 कंडक्टर, और ये आके सीधे बैटरी से जुड़ गया। इसका मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल भी इस टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल इस प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल इसके इक्वल, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल, तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, आंसर जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, V। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में भी आ रही होगी ये चीज। तो क्या हमको पता लगा पोटेंशियल के बारे में, क्या सभी कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, या सब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आंसर है तीनों संधारित्रों की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और उतना ही रहेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स का है। ठीक, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया है। तो हम यहां लिख देते हैं, संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर एक समान रहता है तथा इसका मान एक समान रहता है तथा इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है।
ओके, ठीक। तो ये पोटेंशियल का रूल बन गया। पोटेंशियल ध्यान रखें, श्रेणी संयोजन में चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। समांतर संयोजन में पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देख रहे हैं आप इस तरह से। अब हम आते हैं तो कैपेसिटेंस का रूल बनाते हैं। थोड़ा सा एक चीज और देखें, यहां पर इस कैपेसिटर की थोड़ा बात करिए। धारिता कितनी? C1, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का V, चार्ज कितना? Q1। तो अगर मैं Q1, C1 और V के बीच रिलेशन आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? Q का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू V, पढ़ा है ना आपने? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल टू CV। सो प्लीज टेल मी फॉर फर्स्ट कैपेसिटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? यहां Q1 की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं? Q के लिए कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर Q1 कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? वैल्यू विल बी C1 इंटू V, ओके। एंड इन सेकेंड कैपेसिटर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज? दैट इज इक्वल टू C2 इंटू V। And for the third capacitor, what will be the quantity of charge stored in this capacitor? Q3 is equal to C3 into V. Okay, and let this is equation number 1. इसलिए मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल रूल मुझे पहले बनाना चाहिए था, चार रूल बाद में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इसको पहले बना दिया उसको बाद में, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब हम कैपेसिटर का रूल बनाना चाहते हैं। कैपेसिटेंस के लिए रूल बनाना चाहते हैं। क्या रूल बढ़ेगा? देखना ये है कि अगर हम कनेक्शन दे दिए हैं पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैपेसिटेंस घट जाएगा, बढ़ जाएगा और इट विल रिमेन सेम, ये हमको देखना है। श्रेणी क्रम में तो घट गया था, इसमें देखते हैं क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है ना वहीं से आप ले लो सीधे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप इक्वेशन नंबर 1 से ले लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अगर हम इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दें बेटा, Q1 की जगह पर C1 इंटू V प्लस Q2 की जगह C2 इंटू V, Q3 की जगह C3 इंटू V। और अब देखो एक चीज और, अभी मैंने बोला था ना चार्ज जो होगा उनकी कैपेसिटेंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसमें चार्ज ज्यादा भर जाएगा और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें चार्ज कम जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं पोटेंशियल सबके लिए सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जिसकी धारिता ज़्यादा उसमें चार्ज ज़्यादा, जिसकी धारिता कम उसका चार्ज भी कम रहेगा। ओके, अब Q की जगह पर क्या लिखना है? Q की जगह पर अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी आपने A और B के बीच कितने कैपेसिटर लगाए हैं? 3। पॉइंट A और B के बीच 3 कैपेसिटर लगाए हैं। ये तीनों कैपेसिटर मिलकर के कुछ चार्ज स्टोर करते होंगे, ये तीनों कैपेसिटर मिलकर के कुछ एनर्जी स्टोर करते होंगे। क्लियर? ओके। अब अगर हम एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढ लें, अभी आपने A और B के बीच कितने लगाए हैं? 3। अगर हम एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढ लें जो उतना ही चार्ज स्टोर करे जो ये 3 मिलकर करते हैं, उतना ही एनर्जी स्टोर करे जो ये 3 मिलकर करते हैं, तो उस कैपेसिटर को क्या कहेंगे? उस कैपेसिटर को इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे। और उसकी जो धारिता होगी, उसका जो कैपेसिटेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर पाएं कि A और B के बीच में
जिन दो बिंदुओं के बीच हमने अभी 3 कैपेसिटर लगाए हैं, केवल एक कैपेसिटर लगा लें और ये बैटरी यहां पर लगी रहेगी V वोल्ट की। इस कैपेसिटर को क्या बोलेंगे? तुल्य संधारित्र, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसकी जो धारिता होगी उसको बोलेंगे तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम माने ले रहे हैं CE। तो ये कैसा संधारित्र है बेटा? ये ऐसा संधारित्र है जो उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना ये 3 मिलकर करते हैं। ये ऐसा कैपेसिटर है जो उतनी ही एनर्जी स्टोर करता है जो ये 3 मिलकर करते हैं। तो हम इस कैपेसिटर को इन तीनों का तुल्य संधारित्र बोलेंगे और इसकी जो धारिता होगी उसको हम CE मान लेंगे और इसको बोलेंगे इसकी तुल्य धारिता इन तीनों की। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज कितना? V। इस पे चार्ज कितना? क्योंकि टोटल चार्ज कितना गया था? Q। तो इस बार टोटल चार्ज इसी पे चला जाएगा Q। अब अगर इसके लिए Q की वैल्यू मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? CE इंटू V। तो यहां पर नोट कर लेते हैं कि यदि A व B के बीच, यदि A व B के बीच A व B के बीच तुल्य धारिता CE है, तब अगर A और B के बीच तुल्य धारिता CE है तो Q इज इक्वल टू CE इंटू V। ये वैल्यू हम इस Q की जगह पर अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए रख दीजिए Q की जगह पे CE इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इन तीनों से आप V कॉमन कर सकते हैं। CE इंटू V इज इक्वल टू V कॉमन कर लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। V से ये V कैंसल हो जाएगा तो CE की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? देखो बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गई A और B के बीच तुल्य धारिता का फॉर्मूला। E स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तुल्य के लिए E है और C कैपेसिटेंस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप देखें, याद करें सीरीज में यही फॉर्मूला क्या मिला था? 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मिला था। यहां पर CE का फॉर्मूला क्या मिला? सिंपल एडिशन ऑफ द 3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों धारिताओं का सिंपल सा जोड़ मिला है आपको। बात समझ आ गई? तो आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है। तो याद रखिए, संधारित्रों का जो समांतर संयोजन होता है उसकी तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप एक काम करें बेटा, इसको पहले नोट कर लें और इसके बाद हम इसके बारे में जो चीजें हैं उनको नोट करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको जगह चाहिए। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो धारिता का रूल क्या बन गया? देखिए, नोट कर देते हैं यहां पर। स्पष्ट है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्य धारिता, स्पष्ट है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का मान संयोजित सभी धारिताओं के योग के बराबर
होता है। ठीक है, आप देखें जितने भी संधारित्र आपने श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े हैं उनकी तुल्य धारिता का मान सभी धारिताओं के योग के बराबर आ रहा है। वही हमने लिखा, स्पष्ट है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का मान संयोजित सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। अब एक चीज और बताइए, श्रेणी क्रम में जैसे आपने देखा था कि संधारित्रों का जब हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया तो उसमें जो कैपेसिटेंस था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, घट गई थी। समांतर क्रम में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा और इट विल बी रिमेन सेम, या ये सेम रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तीनों का एडिशन कर रहे हैं आप और जोड़ करने से वैल्यू का क्या होता है, बढ़ती है। इसका मतलब है जो तुल्य धारिता होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे C1 हमने कुछ ले लिया 2 माइक्रोफैरेड, C2 ले लिया 1 माइक्रोफैरेड, C3 ले लिया 4 माइक्रोफैरेड, तो इनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा समांतर संयोजन में। C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 1 3 और 4 7 माइक्रोफैरेड। आप देखें जो वैल्यू आई है वो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी ज्यादा आ रहा है। तीनों में सबसे बड़ा धारिता किसकी है, 4 माइक्रोफैरेड, उससे भी बड़ी वैल्यू तुल्य धारिता की है। इसका मतलब है संधारित्रों के समांतर संयोजन में धारिता का मान बढ़ जाता है और इसका मान संयोजित संधारित्रों में सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होता है, सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ा मान आता है इसका। ठीक है, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेंगे, संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में तुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तथा संयोजित सभी संधारित्रों में से सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होता है। ठीक है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में तुल्य धारिता का मान आप याद रखिए बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ हो जाता है, ये गलत रहेगा। तथा संयोजित सभी संधारित्रों में सबसे अधिक धारिता से भी अधिक मान होता है इसका। अगर सबसे बड़ा धारिता आपने 4 लगाई है तो तुल्य धारिता उससे भी बड़ी आ रही, देखो 7 आ रही, 4 से भी ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम कर लेते हैं कि अगर हमने n समान धारिता C वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो तुल्य धारिता का मान कितना रहेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए, यदि C धारिता वाले
आप यदि सी समान धारिता वाले ऐसे कर लो, इसको और थोड़ा सही सेंटेंस लिख देते हैं। यदि समान धारिता सी वाले एन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो, यदि समान धारिता C वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो उस संयोजन की तुल्य धारिता। देखिए बेटा, हम क्या करना चाहते हैं, अभी हमने कितने संधारित्र जोड़े हैं, 3। इनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम n संधारित्र जोड़ रहे हैं और सब की धारिता कितनी है, C। ऐसी सिचुएशन पर तुल्य धारिता का मान कितना निकलेगा, तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला है, सबकी धारिताएं जोड़ दी जाती हैं। ऐसे ही जो n संधारित्र हैं सबकी धारिताओं को आप जोड़ दीजिए, C प्लस C प्लस C, ऐसा करते करते कितने पदों तक, n पदों तक, अप टू n टर्म्स। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए, अगर ये C 2 होते तो इसका जोड़ कितना आता, 2C, 3 होते तो 3C, 4 होते तो 4C, 10 होते तो 10C, और ये कितने हैं n, तो टोटल जोड़ कितना आएगा, nC। ठीक है, तो अगर समान धारिता C वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उस संयोजन की तुल्य धारिता की वैल्यू आएगी n मल्टीप्लाइड बाई C। संधारित्रों की संख्या गुणे एक संधारित्र की धारिता, ये इसका मान निकल करके आ जाएगा। और इस तरीके से ये संधारित्रों का हमने कौन सा संयोजन कर लिया, समांतर संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपने स्टडी किया, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आज हम लोगों ने स्टडी किया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का क्या हुआ था, चार्ज सेम था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का क्या हुआ था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का क्या हुआ, वोल्टेज सबको सेम मिला हुआ है। ठीक है, हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आप यहाँ हर संधारित्र को कितना कितना आवेश मिला, अगर ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि आप पहले संधारित्र पर आवेश पता लगाना चाहते हैं, उसके लिए देखिए आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर टोटल चार्ज, पूरे सर्किट में जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ है वो टोटल चार्ज आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्यू चार्ज है टोटल, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, CE, और पूरा ए और बी के बीच विभवांतर क्या है, V। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला मिलेगा CE इंटू V। ठीक, तुल्य धारिता गुणे ए और बी के बीच का विभवांतर। इस फॉर्मूले से आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि टोटल कितना चार्ज इसमें स्टोर हुआ है। इसके बाद अगर इंडिविजुअल आप अलग अलग कैपेसिटर्स का चार्ज निकालना चाहते हैं कि पहले में कितना चार्ज आया, दूसरे में, तीसरे में कितने चार्ज आए, तो उसके लिए Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। C1, C2, C3, these are the given quantities and V is the potential difference across this battery's terminal। वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, टोटल चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। अगर एनर्जी स्टोर्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ CE इंटू V स्क्वायर लगा सकते हैं। पहले
3 कैपेसिटर थे, हमने उनका इक्विवेलेंट पता लगा लिया, उसके बाद हम एनर्जी की कैलकुलेशन, चार्ज की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और कुछ चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी अच्छी देखेंगे, लेकिन उनको अब हम नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।